एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। ओके, इसके अलावा आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, उसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक ऑफ द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। भाई ये बार बार आपको याद दिला रही हूँ, ये आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, इस यूनिट का। कौन सी यूनिट? प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट इसका पहला चैप्टर है और इसका आज हम कर रहे हैं थर्ड लेक्चर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बाहर आ जाओ, प्लांट फिजियोलॉजी की दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज हमें समझना है कि ये क्या है, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है मैम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के वक्त, जिसको पूरा का पूरा एक सिस्टम में पढ़ना पड़ रहा है। याद करो, प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना था PS1 और PS2 के बारे में, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में, PS700 और PS680 के बारे में। इतने सारे थे क्या? नहीं भाई, ये सब इन्हीं दो के नाम है, PS1 और PS2 के नाम है। ठीक है, इन्हीं को आपको यहाँ समझना है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। क्लियर कहानी? चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फटाफट से कर दो सेशन को लाइक, शेयर कर दो सारे ही दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं भाई कहानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की। देखेंगे जरा ये जो आपने फोटो सिस्टम्स की कहानी सुनी थी, ये PS1, PS2, PS1 क्या था? P700, PS2 क्या था? P680। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए कितनी मैक्सिमम, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितनी थी, कितनी वेवलेंथ थी इसकी जो ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। ये मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं PS2 या P680। क्लियर कहानी? और इसकी बात अगर करें थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि मैम आज इसकी बात तो करनी ही है, आज इसी की बात करनी है, इसी को पढ़ना है आज। ठीक, तो देखो जरा PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, याद है ना सबको ये टर्म? सबको ये टर्म याद है ना? बाकी के सारे इंग्रेडिएंट मिलके बने थे क्या? एंटी ने। और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को रख लिया था अलग, क्या नाम दिया? रिएक्शन सेंटर। जितनी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा उसके बेसिस पर, ठीक है, उसके बेसिस पर आपने उसे ये वाले नाम दिए हैं PS1 और PS2 को। ठीक है, PS1 और PS2 को। ठीक है, अब ये PS1 और 2 में मैं बताऊं अगर आपको एक बात, तो वो क्या बताऊंगी कि भाई याद रखना, ये जो PS1 और PS2 वाला नाम है ना, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर है। कल मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं जितनी बार ऑर्डर बोल रही थी, मैं ऑर्डर बोल ही नहीं रही थी, मैं ऑनर बोल रही थी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कभी कभार हो जाता है, आपका स्लिप ऑफ टंग जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ, यार क्या है? येलो का मतलब येलो ही होता है ना, येलो का मतलब रेड कब से होने लगा? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से आप इन्हें नाम देते हो PS1, PS2। ये पहले डिस्कवर हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ। अब बात करें अगर इनके फुल फॉर्म की, तो वो क्या है? फुल फॉर्म की बात करें तो वो है मैं नहीं खेल रही यार, ये क्या बात हुई? मान ही नहीं रहे। फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम। फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? फोटो सिस्टम। ठीक, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में कहाँ P और S को स्पॉट कर पा रहे हो क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है मैम, ये रहा P और S। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, पहले डिस्कवर हुआ ये, बाद में डिस्कवर हुआ वो। सिंपल कहानी। अब अगर बात करूं मैं कि इनका एक और नाम PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, ये मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? तो ये एब्जॉर्ब करता है PS700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। ठीक है, 700। और PS2 में इसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, ये मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ 680 नैनोमीटर तक, मैक्सिमम इसका यही है।
ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर ही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता ये, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो मजबूर भी मत करना उसे, ठीक है। चलो क्लियर कहानी। ये सारे टर्म्स एक बार रिवाइज कर लो जरा फटाफट से, ये पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, ये पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, ठीक है। PS1 PS2 की कहानी, 700 और 680 की कहानी। अब इसमें आपसे ये कह रहे हैं नया पढ़ते हैं मैम, हो गया ये तो, नया पढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि ये जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ये एब्जॉर्ब करेगा ना किसको, रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। थोड़ी सी केमिस्ट्री ले आओ बीच में, ठीक है, स्वाद अनुसार थोड़ी सी केमिस्ट्री उठा लाओ, ठीक, स्वाद अनुसार थोड़ी सी केमिस्ट्री उठा लाओ। आपने पढ़ा हुआ है वहां पर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करते हैं, पढ़ा है केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं मैम, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते थे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करते थे। बस वैसी ही कहानी यहाँ पर समझ लो, देखो इलेक्ट्रॉन की कहानी है, ट्रांसपोर्ट की कहानी है, तो ऑर्बिटल्स में ही जंप करेंगे ना, यहाँ पे आके बदल तो नहीं जाएगी दुनिया, है तो वही, है तो वही। तो क्या होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कि फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ने 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ रेड लाइट। और उससे हुआ क्या, क्या हुआ उससे, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइट हो गए कि अरे वाह मजा आ गया, चलो चलते हैं, ठीक है, एनर्जी मिल गई, एक्साइट हो गए, एक्साइट होके जंप कर गए ऑर्बिट में, किस तरफ, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है, jumped into an orbit farther from the atomic nucleus, बहुत दूर जंप कर गए। फिर क्या हुआ, these electrons are picked up by an electron acceptor। फिर आपको पता है कोई भी अगर घर से बाहर कूद के जाएगा तो कोई ना कोई दोस्त बाहर बैठा ही रहता है कि चल चल चल, आ गया ना घर से बाहर, चल घूम के आते हैं। इसके लिए भी बैठा हुआ था एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके लिए भी बैठा हुआ था एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर के ऑर्बिट में, न्यूक्लियस से जो फादर ऑर्बिट्स होते हैं उनकी तरफ न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम। न्यूक्लियस अपने नियर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होते हैं उन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इनकी तरफ लगाता है कम, क्योंकि ये दूर है, राइट, क्योंकि ये दूर है। अगर आप घर में 24 घंटे पेरेंट्स के साथ रहोगे तो आपको जितनी स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी वो 10 गुना या 20 गुना कम हो जाएगी अगर आप कहीं दूर रह रहे हो, क्योंकि वो क्या कर पाएंगे, आपको उतना ज्यादा, ठीक है, क्या कह दिया मैम, ये आपने दिल की बात कह दी, ठीक है, लेकिन जो लोग साथ रहते हैं वो लोग ही हमेशा ट्रैक पर रहते हैं, तो इस बात को भूलना नहीं है। बात क्या चल रही थी कि मैम न्यूक्लियस से फादर मोस्ट ऑर्बिट पे जो जाएंगे वहां पर अट्रैक्शन कम होगा, तो वहां पर उन्हें, ठीक है, ध्यान से समझना, जो एग्जाम्पल था मेरा, किसी कोई भी दोस्त आके फटाफट से चल भाई चलते हैं, चल भाई चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, सुबह यहाँ चलते हैं, शाम को यहाँ चलते हैं, 10 बार आएंगे लेके जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, ये वही दोस्त है, ये वही दोस्त है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फादर मोस्ट ऑर्बिट पे गया, ठीक है मैम, हम तो बैठे थे बायोलॉजी पढ़ने, आप तो पढ़ाने लग गई केमिस्ट्री, हेमंत सर क्या करेंगे फिर, यार मैं क्या करूं, वो बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में केमिस्ट्री तो मुझे पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया न्यूक्लियस से फादर मोस्ट ऑर्बिट में, वहां जाके, ठीक है, उससे न्यूक्लियस की से जो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको जितना मिलना चाहिए था कम हो गया। जैसे ही कम हुआ तो इन लोगों के लिए आसानी हो गई उसको पकड़ने में, तो इन लोगों ने उसको क्या कर लिया, खींच लिया। किन लोगों ने मैम, वही दोस्त ने जो दिन भर पार्टी 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 चिल्लाते रहते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसे तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, आ गया बाहर, आ गया, हम तो ताक में बैठे थे, चल चल हमारे साथ, ठीक। तो क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लिया, किसने पिक किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जो कि, ठीक है, which passes them to an electron transport system consisting of cytochromes। और जो उन्हें कहाँ लेके चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें होते हैं साइटोक्रोम्स। ये क्या है, इतने टर्म्स में तो दुनिया इतनी देर से घूम रही थी, जब से क्लास शुरू हुई है तब से इसी को पढ़ रहे हैं, अब ये कहाँ से आ गया साइटोक्रोम, ये क्या है, नया टर्म, समझते हैं इसे भी, क्या है साइटोक्रोम। देखो समझते हैं इसे भी भाई, क्या है ये, सी दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं ना, ये डाउनहिल मूवमेंट है,
ठीक है, ये डाउनहिल मूवमेंट है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, डाउनहिल मूवमेंट है, न्यूक्लियस की तरफ अपहिल मूवमेंट कहलाएगा, याद रखना। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल ये आपके केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। इनके टर्म्स में अगर आप कहोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इसे आप डाउनहिल मूवमेंट कहते हो। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज नहीं होंगे, यहाँ ये कंज्यूम नहीं होंगे, बल्कि ये पास हो जाएंगे कहाँ पर, फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट्स की तरफ, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। मैम हमने कहानी शुरू तो PS2 से की थी, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से की थी, ये PS1 को क्यों ले जाके दे रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन, बताओ। PS2 वालों के इलेक्ट्रॉन जो उसने एक्साइट करके बाहर निकाले हैं, फिर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए हैं, उन्हें ये PS1 को ले जाके क्यों दे रहा है, वो खुद करे ना यूज। PS2 वाली बात शुरू की थी हमने और ये PS1 पे क्यों ले जाके दे रहा है, वो देखो PS2 से शुरू किया था, राइट। लेकिन ऐसा ही होता है, जो है सो है। क्या होता है, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पकड़ लेते हैं और ले जाके फेंक देते हैं, कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, दूसरे वाले में। कौन से वाले में, PS1 में। अब PS1 में जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से पहुंचेगा, मतलब PS1 खुद से PS1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करेगा क्या, और वो PS2 से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके कुछ करेगा क्या। सोचो सोचो सोचो, सोच के देखो, सोचने में क्या लगता है, कुछ लगता है क्या सोचने में, सोच के देखो। चलो समझते हैं मैम हो क्या रहा है आखिर, ये कहानी में आखिर चल क्या रहा है। साइमल्टेनियसली, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 में, ये भी एक्साइटेड होंगे, ठीक है, ये रिसीव करेंगे रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। इनका मैक्सिमा कितना था, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर। तो ये रेड लाइट को 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेंगे एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दूसरे वाले की तरफ इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन। और ये भी अभी डाउनहिल मूवमेंट ही है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉन्स का डाउनहिल मूवमेंट भी ही है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब फिर से मूव करेंगे और अब जाएंगे कहाँ, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+, ठीक है, NADP+ के पास जाएंगे अब इस बार, ठीक है, कहाँ जाएंगे, NAD+, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NAD+ के पास पहुंच जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी सिस्टम के पास नहीं जाएंगे, अब तो खत्म सिस्टम मैम। PS2 ने जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके भेजा था वो आ गए थे PS1 पे। PS1 ने खुद ने जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा है वो कहाँ चले गए हैं, वो गए हैं NAD+ के पास। कहाँ गए हैं, NAD+ के पास। क्यों गए, देख लेते हैं। इन एडिशन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस, ठीक है, इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आए तो NAD+ क्या हो जाएगा, NADPH और H+ में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे NAD+, NADPH और H+ में रिड्यूस हो जाएगा। समझे क्या कुछ कहानी, देखो क्या हुआ, PS2, वैसे इसके डायग्राम से ही समझ लेते हैं, छोड़ो, देखो यहाँ देखो PS2, ठीक है, PS1 और PS2 दोनों दिख रहे हैं आपको। PS2 ने क्या किया, PS2 ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उसने वापस पहुंचा दिया कहां, उन्हें PS1 में। PS1 में पहुंचा दिया, PS1 पे भी लाइट आई, राइट। देखो PS2 पे यहां पर उसका ये क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, राइट। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर लाइट आई, कितने नैनोमीटर का इसने किया काम, इसने किया 680 नैनोमीटर का काम, ठीक है, 680 नैनोमीटर का, इतना इसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया,
रेड लाइट की ये क्या है भाई, ये क्या मजाक है, ठीक है। इतनी वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके मूव कर गए कहां पर, किसने ले लिया उन्हें तुरंत के तुरंत, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें कैच कर लिया, कैच करके कहां पहुंचाया, कैच करके पहुंचाया कहां पर, PS1 में। ये देखो PS1 में आ गए। यहां देखो इसने क्या किया, इसने भी, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आए ही थे, ध्यान से समझना, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आए ही थे, इसने भी कुछ, जब इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसने इस लाइट से रेड लाइट की कितनी वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इससे भी जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए वो भी सारे के सारे अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहां पहुंचे, और वहां से फिर क्या हुआ, वहां से अब कोई फोटो सिस्टम में तो जाएगा नहीं, NAD प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, NADPH प्लस H प्लस में, NADPH प्लस H प्लस में रिड्यूस हो गया NAD प्लस, इन इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। समझ आई इतनी कहानी। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही फ्लो पढ़ा है, अभी तक आपने सिर्फ इतना ही फ्लो पढ़ा है। अब इसमें आगे की कहानी जैसे जैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसकी वजह से अब ये देखो, ये ऐसे ZZ स्कीम बना रहा है ना, कौन सी Z स्कीम, ये वाली, ये देखो ये एक Z स्कीम बना रहा है ना, इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। ये देखो Z स्कीम कहते हैं इसे इसलिए, यहां से आया PS2 के एक्सेप्टर पे गया, फिर PS1 में गया, फिर PS1 के एक्सेप्टर पे गया, इसे Z स्कीम कहते हैं, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं इसे, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं इसे। PS2 से PS1 में बार 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 घूमता रहता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे पढ़ते, आगे पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ना था आगे, हमें यही पढ़ना था भाई, यही पढ़ना था, यहां तक पढ़ लिया था हमने। हाँ देखो, तो ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर, द होल थिंग इज दैट कि भैया Z स्कीम बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ना इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की, जो कि PS2 से शुरू हुई, ठीक है, अप हिल टू द एक्सेप्टर, ठीक, ये PS2 से शुरू हुई, ये एक्सेप्टर तक कैसे जा रही है बेटा, अप हिल, इसे अप हिल कह रहे हो आप। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे कैसा है, डाउन हिल, ठीक है, ओके। तो ये अप हिल टू द एक्सेप्टर, अप हिल और डाउन हिल याद रखना। अरे यार ये गलत बात है यार, ये तो चीटिंग है। uphill to the acceptor and down to the electron transport chain to PS1। डाउनहिल किधर है, ये PS1 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया है ये डाउनहिल है, ये अपहिल है, ठीक है, डाउनहिल है और अपहिल है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना, दूसरे एक्सेप्टर की तरफ भेजना, एंड फाइनली डाउनहिल टू NAD प्लस, ठीक है, NADP प्लस, और फिर से डाउनहिल कहां पर, NADP प्लस में, रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस, NADPH प्लस H प्लस होगा, ये NADPH प्लस H प्लस, ये प्लस यहां आएगा, is called the Z scheme due to its characteristic shape। इसे आप इसके शेप की वजह से, ठीक है, इस शेप की वजह से इसे आप क्या कहते हो, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस कहते हो, लाइट रिएक्शन की Z स्कीम कहते हो। कोई दिक्कत है क्या किसी को भाई, ओ भाई, ओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसे आप Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस कहते हो। ठीक, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale। ये शेप कैसे बनेगा, जब इन सारे कैरियर्स को आप क्या करो, इस redox potential state के अकॉर्डिंग जमा दो, तो आपको मिलेगा ये सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में आप कहोगे कि ये Z स्कीम को फॉलो कर रहे हैं इसके शेप की वजह से, ठीक है। तो PS1 में, PS2 में कैसे कैसे, PS2 से शुरू होकर PS1 तक कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, किसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, कब किया है, कहाँ पहुंचाया है, फिर कहाँ पर उससे क्या चेंजेस आए हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। Z स्कीम को बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी इसमें दिक्कत की बात है नहीं। आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था,
ठीक, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बस ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना देने हैं दो, ठीक है, और आपको लाइट बना देनी है सूरजमुखी से, सिंपल सिंपल डिम्पल डिम्पल, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं जरा आगे की कहानी कि मैम और क्या होगा इस सब में। सिर्फ इतना ही होगा क्या? NADP+ से NADPH बन गया, बस इतने पे ही कहानी खत्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत है। देखो अब एक और टॉपिक आया आपके सामने, तड़कता भड़कता बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हम सब ने प्रीवियस 2 लेक्चर में ये समझा है कि मैम फोटोसिंथेसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वही स्प्लिट होके ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसी का ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एज ऑक्सीजन गैस, राइट। तो इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग जो है ना, ये जो रिएक्शन है, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के स्प्लिट होने पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो देखो, you would then ask how does PS2 supply electrons continuously। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर PS2 कैसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रहा है, तो देखो भाई ये बात भी आएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर गए हैं ना, कहाँ से कहाँ, PS2 से, इन्हें रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि PS2 से कहाँ मूव कर गए हैं, PS1 में चले गए हैं, तो PS2 बार बार कहाँ से लाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से लाएगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का रिप्लेसमेंट कि PS2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके भेज रहा है PS1 में, ये तो ठीक है, लेकिन PS1 के लिए तो सोर्स हो गया PS2 इलेक्ट्रॉन्स का, पर PS2 को कहाँ से मिलेंगे? उसके पास भी तो होने चाहिए, कहाँ से लाएगा वो इतने इलेक्ट्रॉन? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को बार बार रिप्लेस करने के लिए क्या अवेलेबल है? ये वाला मैकेनिज्म कि जब वाटर स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो चले जाते हैं PS2 में। ऐसा कुछ है क्या? देखो जरा समझते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2। जो वाटर स्प्लिटिंग है ना मॉलिक्यूल की, ये PS2 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। It is associated with PS2 and water is split into 2H+ and O and electrons, ठीक है। वाटर जो है वो 2H+ गजब डिजाइन बन रही है, ठीक। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट करता है 2H+ and O and electrons। चलो आगे देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग पे सारा का सारा इन लोगों ने दारमदार डाल दिया है ना कि इसी से होगा जो होगा। आखिर कैसे हो रहा है? ये वाटर स्प्लिट हुआ 2H+ O और इलेक्ट्रॉन्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले गए PS2 में, PS2 ने वापस भेज दिया PS1 में। चल क्या रहा है मैम? चल क्या रहा है ये? भाई यही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है आपको। देखो तो इससे क्या हुआ, इससे वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन क्रिएट हुई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जो कि फोटोसिंथेसिस का नेट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। एंड द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड विद। भाई क्या हो रहा है ये आज? मतलब एकदम से इतनी सारी जादुई शक्तियां क्यों प्रकट हो रही है? ठीक है, इसको ठीक करते हैं पहले अपन, रुको। सी हाँ, तो भाई बात कर रहे थे हम किसकी, कि यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है, ऑक्सीजन बनी। यही क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस की नेट प्रोडक्ट में से एक है। इलेक्ट्रॉन्स जो आपको चाहिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज विच आर रिमूव्ड फ्रॉम PS1। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि PS1 से रिमूव हो गए, उन्हें आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, और देना है किसे? ठीक है, किससे मिले थे ये? आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। अब बात कुल मिला के आप ये समझो, किसने किसको दिया, किससे लिया। इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, राइट? किसको चाहिए? PS1 को चाहिए या 2 को चाहिए?
PS2 को चाहिए। क्यों? क्योंकि PS2 तो एक्साइट करके PS1 को दे दे रहा है, PS1 भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहा है। सही बात है मैम। तो ये बार बार इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके अपने फारदेस्ट ऑर्बिटल में जंप करा के फिर PS1 में भेज देंगे, फिर PS1 जो है उससे NADP+ को क्या करवा देगा, NADPH और H+ में कन्वर्ट करा देगा। तो इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन मैम हमेशा आएंगे कहाँ से? फैक्ट्री थोड़ी है इनके पास, रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल करना पड़ेगा। और वो रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन वापस से इनके पास आते भी रहे, वो प्रोसेस होगी कहां से? ये इलेक्ट्रॉन से, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। ये देखो वाटर स्प्लिट हुआ, 4H+ प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, 4H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से चलेगी ये प्रोसेस। ओके, सो नाउ वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो PS2 से जुड़ा हुआ है, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। और ये PS2 है कहां पर? ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आता है। PS2 कहां पर लोकेटेड है? PS2 it is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid। जो thylakoids कल आपने पढ़े उसकी membrane के inner side पर ये located है। and then where are the products of, ठीक है, where are the protons and oxygen formed likely to be released। अब आप ये समझो कि ये जो यहाँ पर प्रोटॉन्स बने हैं और ऑक्सीजन बनी है, ये कहाँ रिलीज होगी? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में तो ये है ना, तो ये रिलीज कहाँ होगी? इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर या ल्यूमेन में। समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, और आपसे मैं कह दूं कि PS2 लोकेटेड है इस मेम्ब्रेन के, ठीक है, अंदर ऐसे। तो अब मैं ये कह रही हूं कि यहां पर PS2 लोकेटेड है और इसने क्या किया? इसने H+ बना लिए, ठीक है, इसने ऑक्सीजन गैस बना ली, सब कुछ कर लिया। तो अब ये जाएगा कहां? मेम्ब्रेन से बाहर या मेम्ब्रेन के अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ल्यूमेन। कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो प्रोटॉन्स, ये जो ऑक्सीजन बनी है, ये कहां जाएंगे? ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, यही ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे या मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे? कहां जाएंगे ये? ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखते हैं। पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि ये अब जाएंगे कहाँ। बन तो गए हैं, बनकर जाएंगे कहाँ। ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी from oxidizable substances and store this in the form of bond energy। ध्यान से समझना, टॉपिक थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट होगा, नए टर्म से स्टार्ट होगा, लेकिन करेक्ट वहीं पे होगा जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी को क्या कर लेते हैं? वो ऑक्सीडाइज करते हैं उन्हें और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। ये कैपेसिटी होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, तो स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ATP, ये इस एनर्जी को केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कराते हैं इधर से उधर। समझ आई इतनी बात? The process through, now the process through which ATP is synthesized by cells, अब जिस प्रोसेस से सेल्स ATP को सिंथेसाइज करेंगे, the process through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named as phosphorylation। ये जो टर्म है ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये टर्म कहाँ से आया? ध्यान से समझो। वो प्रोसेस जिससे ATP सिंथेसाइज करेंगी सेल्स, ठीक है, ATP सिंथेसाइज करना मतलब ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से क्या करना? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और उसे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी को ये कैरी करता है कौन? ATP।
ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में इस एनर्जी को क्या करना, स्टोर करके रखना, इसे ठीक है बनाने का काम सेल्स कहाँ करती हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स एटीपी को बनाती हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, अलग अलग जगह पर, ठीक। इसे ही आप फॉस्फोराइलेशन कहते हो। क्या कहते हो, फॉस्फोराइलेशन कहते हो। जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स क्या कर रही हैं, एटीपी को सिंथेसाइज कर रही हैं, इसी प्रोसेस को आप फॉस्फोराइलेशन कहते हो। क्या कहते हो आप इस प्रोसेस को, फॉस्फोराइलेशन कहते हो। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड एज फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये टर्म तो समझ आ गया ना कि एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस को आप फॉस्फोराइलेशन कह रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। आप समझते हैं इसे कि ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक कैसे है, ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैसे है। When the two photosystems work in a series, जब दो फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करें, पहले PS2 और फिर PS1, पढ़ा था ना अभी PS2 और PS1 का, then this process is called as non-cyclic photophosphorylation। उस प्रोसेस को आप कहते हो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या समझे, जब दो फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करें, पहले PS2 फिर PS1, जैसा कि आपने अभी अभी Z स्कीम में देखा था, ठीक है। ये देखो आपने अभी अभी Z स्कीम में देखा था, ये रहा, जब जिसमें दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करें, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 पहले फिर फोटो सिस्टम 1 बाद में, तो इसे आप क्या कह रहे हो, इसे आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हो। क्या कह रहे हो, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये जो Z स्कीम आपने पढ़ी जिसमें दोनों PS1 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, पहले 2 फिर 1, राइट, पहले 2 फिर 1, इसे आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हो। क्यों इसे नॉन साइक्लिक कह रहे हैं, बस ये भी समझ लेंगे, आ जाओ। देखो क्यों इसे नॉन साइक्लिक कह रहे हैं, इसके अलावा द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो फोटो सिस्टम्स थे वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड थे, जैसा कि आपने अभी, ठीक है, Z स्कीम में देखा था, एज सीन अर्लियर इन Z स्कीम। दोनों ATP और NADPH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हुए थे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से, ठीक है, ATP भी और NADPH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हुए थे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से, है ना। ये हमारा Z स्कीम की कहानी है, ये हमारी Z स्कीम की कहानी है। लेकिन जब सिर्फ PS1 फंक्शनल हो, जब सिर्फ PS1 फंक्शनल हो, PS2 की बात यहां ना हो, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है PS1, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons। अब जो आप यहाँ प्रोसेस को नाम दे रहे हो, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एक ही फोटो सिस्टम है उसी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि 2 से 1 में आ रहा है फिर ये हो रहा है फिर वो, एक ही फोटो सिस्टम में वो सर्कुलेट होता रह रहा है। और इस सर्कुलेशन को, इस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहोगे, ठीक है, अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज द स्ट्रोमा लेमेले। ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा लेमेले में, ठीक है, जहां पर एक ही PS1 ही फंक्शनल है, ये स्ट्रोमा लेमेले की कहानी है। इसे आप क्या कह रहे हो, इसे आप ये कह रहे हो कि जब मेम्ब्रेन या लेमेले ऑफ द ग्राना हैव बोथ PS1 and PS2, the stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब मेम्ब्रेन या लेमेले ऑफ द ग्राना, ग्राना क्या थे, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, कि आपको 3 टर्म्स समझने थे, ग्राना, थाइलेकॉइड और एक और कोई टर्म मैंने आपको बोला था, ग्राना, थाइलेकॉइड, ठीक है, ये 2 से 3 टर्म मैंने आपको बोले थे पढ़ने को, एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्राना और थाइलेकॉइड ही कहा था वैसे तो शायद, ठीक है,
तो ये 3 टर्म्स, 2 से 3 टर्म्स मैंने आपसे कल कहा था कि आपको क्या करना है, इनको फटाफट से सर्च करना है और इनकी डेफिनेशन, इनका प्रॉपर रिलेशन निकालना है कि आपस में कैसे रिलेटेड है। ग्रेना, ग्रेनम और थाइलेकॉइड, सिंगुलर ग्रेनम, राइट। तो ये आपको समझना था क्योंकि ये आपका जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, ये पहले आप पढ़ चुके हो टर्म्स सारे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब उन्हीं की कि भाई जो मेम्ब्रेन या लेमेले है ना ग्रेना के, इनके पास दोनों PS1 और PS2 है। द स्ट्रोमा लेमेले मेम्ब्रेन्स और स्ट्रोमा लेमेले मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें PS2 नहीं होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है, ठीक है। इसके पास PS2 भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, इसीलिए स्ट्रोमा लेमेले में होता है क्या, सिर्फ PS1 से साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता है और जो एक्साइट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास्ड ऑन टू NADP प्लस but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain। वो वापस से PS1 कॉम्प्लेक्स में ही चले जाते हैं। इस बात को देखो, आपको थ्योरी में शायद लग रहा हो कि ये सब क्या है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखो थोड़ा सा एक लाइन और देखो, ये जो साइक्लिक फ्लो है इससे क्या होगा, ATP बनेगा लेकिन NADP प्लस, ठीक है, NADPH प्लस H प्लस ये नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs also when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation। इस बात को देखो, यहां से समझो, डायग्राम से समझो, ठीक है, यहां से अच्छे से समझ पाओगे। क्या हुआ PS1 में, क्या हुआ मैम, और PS2 और 1 दोनों में जहां पर सिस्टम अवेलेबल है तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझते हैं। क्या होगा जब दोनों अवेलेबल है और जब सिर्फ एक अवेलेबल है। तो नॉन साइक्लिक Z स्कीम वाला तो हम पढ़ चुके हैं, नॉन साइक्लिक Z स्कीम वाला तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो भले, ये नॉन साइक्लिक है आपका Z स्कीम वाला। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो ATP भी बना है, ठीक है, ये देखो ATP भी बना है इसमें, और इसमें NADPH जो है ये भी बना है प्लस H प्लस, राइट, ये भी बना है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है। इलेक्ट्रॉन्स इससे जो एक्साइट हुए हैं वो कहाँ गए हैं, PS1 में गए हैं, PS1 के LHC में गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स PS2 से PS1 में ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गए उसने यहाँ पर अपना काम कर दिया, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन गए वो कहाँ पर ट्रांसफर हुए, NADP प्लस पर हुए, ताकि वो रिड्यूस हो जाए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चला है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक वाला जो है वो Z स्कीम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये Z स्कीम को फॉलो कर रहा है। तो इसे आप क्या कह रहे हो, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें ATP भी बना है और इसमें NADP प्लस जो है वो रिड्यूस होके NADPH प्लस H प्लस भी बना रहा है। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, Z स्कीम वाला, जिसमें PS1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं। अब बात करें किसकी, साइक्लिक की। अब बात करते हैं किसकी, साइक्लिक की। तो आ जाओ साइक्लिक पर, कहाँ है साइक्लिक, ये रहा। इसमें क्या है, इसमें साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये देखो बार बार इसी से पूरी की पूरी एक साइकिल चल रही है। इसे आपने क्या कहा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहा इसे आपने, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक होगा, लेकिन इसमें NADP प्लस का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो एंजाइम ही नहीं है, यहाँ पर PS2 अवेलेबल ही नहीं है। ये कहाँ हुआ है, स्ट्रोमा लेमेले में। कहाँ चल रहा है ये साइक्लिक, स्ट्रोमा लेमेले में चल रहा है। लाइट से ये क्या करेंगे, PS1 इन्वॉल्व है तो P700 होगा ही होगा, ठीक है, क्लोरोफिल A P700, ठीक है, ये क्या करेगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस इसी में आ जाएंगे, वापस इसी के रिएक्शन सेंटर पर आ जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते वक्त ये बना लेंगे ATP, ये बना लेंगे ATP। सिर्फ ATP सिंथेसिस यहाँ पर होगा, NADPH नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर वो एंजाइम ही नहीं है।
NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम की जो जरूरत थी वो यहाँ है ही नहीं, तो कौन रिड्यूस करवाएगा NADP प्लस को? एंजाइम ही नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ नहीं होगा। सिर्फ इस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पढ़ोगे और इसीलिए ये कहलाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है क्या कहानी? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व है, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। नॉन साइक्लिक में आप कहते हो Z स्कीम, साइक्लिक में आप कहते हो कि साइक्लिक स्कीम। ठीक है, नॉन साइक्लिक में साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यहाँ पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नॉन साइक्लिक में ATP और NADP H+H+ दोनों बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, समझ आई बात? ये कहाँ हुआ है? ये स्ट्रोमल लेमेले में हुआ है। तो ये रहे अभी तक आपके पढ़े हुए सारे पॉइंट्स अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है क्या कहानी? बताओ 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 बताओ। अब ये एक बात और कह रहे हैं आपसे, अभी आपने इतना समझ लिया ना, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये एक बात और कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये किस कंडीशन में हो सकता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available। ये बताओ कि हमारे पास PS2 भी अवेलेबल है अगर, ठीक है, स्ट्रोमल लेमेले के अलावा अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें कि PS2 भी अवेलेबल है, PS1 भी अवेलेबल। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैं स्ट्रोमल लेमेले की बात नहीं कर रही, मैं बाकी रीजन्स की बात कर रही हूँ कि मेरे पास PS2 भी अवेलेबल है और मेरे पास PS1 भी अवेलेबल है, दोनों है इस रीजन में। ठीक है, PS2 को क्या चाहिए? लाइट चाहिए इसको 680 नैनोमीटर की। ठीक है, इसको लाइट चाहिए कितनी? इसको लाइट चाहिए 700 नैनोमीटर की। ठीक, ये इस नैनोमीटर की वेवलेंथ को, ठीक है, इस नैनोमीटर की वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करेगा तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे पहुंचाएगा ना। ठीक है, और फिर ये यहाँ पहुंचाएगा, फिर ये यहाँ पहुंचाएगा। ये भी कब करेगा? अच्छा, ये कब करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट? जब इस पे ये वाली वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली ही लाइट अवेलेबल है। इससे कम वेवलेंथ वाली लाइट अगर अवेलेबल ही नहीं है तब भी सिर्फ PS1 ही वर्क करेगा, क्योंकि PS2 का ये वाला फंक्शन जो है ये तो हो ही नहीं रहा ना। समझ में आई क्या बात? ये जो PS2 है इसके लिए तो इसकी वेवलेंथ वाली लाइट अवेलेबल ही नहीं है ना, तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो सिर्फ PS1 वर्क करेगा। और PS1 अगर अकेला वर्क करेगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। यही तो कह रहे हैं वो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब भी हो सकता है जब सिर्फ कौन सी लाइट अवेलेबल हो? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ वाली लाइट अवेलेबल हो तो सिर्फ PS1 वर्क करेगा, और जब अकेला PS1 वर्क करता है तो उसे आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हो, नॉन साइक्लिक तो कहोगे नहीं। ठीक है, समझ आई क्या बात? समझ आई क्या बात कि स्ट्रोमा लेमेले में होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा साइक्लिक कहाँ हो सकता है? इसके अलावा साइक्लिक उस कंडीशन में हो सकता है जब आपके पास अवेलेबल लाइट में, ठीक है, कितनी वेवलेंथ वाली हो? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। उस कंडीशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है अदर देन स्ट्रोमा लेमेले। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई क्या बात? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुई क्या बात? आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया सब टॉपिक, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या है ये? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है ये? पढ़ते हैं इसको, जल्दी बताओ। क्लियर है कहानी यहां तक? बोलने का भाई, बोलने का होता है, कुछ 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 बोलने का होता है, बोलने का जल्दी से ही। अभी तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? आगे देखें कहानी नए सब टॉपिक की। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी तक के सारे टॉपिक्स क्लियर? देखो, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। ये वही बात हो गई कि वो कहते हैं ना क्यूरियस माइंड। इतना बता दिया तो अब ये बताओ, ये जो ATP बना ये बना कैसे? कैसे क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेसाइज हुआ? तो वही बात है कि अब हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेसाइज हुआ तो हुआ कैसे। सी, तो द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस
has been put forward to explain the mechanism. आपके इस जिज्ञासा भरे, क्यूरियोसिटी भरे माइंड को इस आंसर को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को, ताकि हम समझ सकें कि कैसे एटीपी का सिंथेसिस हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सी, तो लाइक इन रेस्पिरेशन, जैसा होता है रेस्पिरेशन में वैसा ही होता है फोटोसिंथेसिस में भी। बात खत्म। कैसे बात खत्म मैम? कंपैरिजन समझना तो पड़ेगा ना, रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस का क्या लेना देना। तो जैसा रेस्पिरेशन में होता है फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसिस जो है वो लिंक्ड है किससे? प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से। ये ग्रेडियंट वाली बात जब भी आए ना मेम्ब्रेन के अक्रॉस, समझ जाना। क्या समझना है मैम? मैम यही समझना है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा मूवमेंट। इसी को कहते हैं ना ग्रेडियंट। ये वर्ड जहां आए ना बस वहां यही होता है। तो क्या करना है? जैसा रेस्पिरेशन में होता है मैम, बिल्कुल वैसा ही होगा फोटोसिंथेसिस में भी। यहां पर डेवलप होगा क्या? एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, और इसी को आप कहोगे क्या कि भाई जैसा रेस्पिरेशन का कहानी वैसा इसका कहानी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कैसे डेवलप करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, फिर क्या होगा, फिर कैसे एटीपी बन जाएगा, समझते हैं। This time, these are the membranes of thylakoid. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? अब thylakoid की membranes की बात हो रही है। This time, these are the membranes of thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen, not outside. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन रेज हुआ था उसका आंसर क्या था कि बाहर जाएंगे। यहाँ क्या होगा? इस बार क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स की, और अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन हुआ है ना, ठीक है, ये किस तरफ हुआ है? इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इस बार जो प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे ये मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ल्यूमन में होंगे, दैट इज इन द ल्यूमन। अब प्रोटॉन्स कहाँ इकट्ठे होंगे? ल्यूमन में होंगे। In respiration, protons accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS. Respiration में क्या होता है? Respiration में क्या होता है? प्रोटॉन्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, accumulate हो जाते हैं कहाँ पर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? ल्यूमन। ठीक है, दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? ल्यूमन। तो प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ हो जाते हैं? इस ल्यूमन में। ठीक है, यहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं आपसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रोटॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया when electrons move through the ETS. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके बैठ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स की कहानी है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होगा ये कहाँ होगा? इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, ल्यूमन में। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमन में प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा। अब समझते हैं हम इस प्रोसेस को कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ? We need to consider again the processes that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ? ये जो सुंदर सा पिंक, ग्रीन, येलो कलर में, पर्पल कलर में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ये आपको क्या दिखाना चाह रहा है? समझ पा रहे हो आप? बताना क्या चाह रहा है ये आपको? क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? एक साइटोक्रोम नजर आ रहा है, PS1 नजर आ रहा है विद P700, PS2 नजर आ रहा है P680, एटीपी सिंथेटेज, कुछ एटीपी सिंथेसिस की बात भी हो रही है क्या? नीचे देखो, नीचे नीचे नीचे। और बात हो रही है यहाँ पर किसकी? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की। ये जो पिंक कलर की बनी हुई है ये क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन।
और क्या दिखाया हुआ है इसमें आपको, स्ट्रोमा, और क्या दिखाया है इसमें आपको, आयोनिक पूरा कॉन्सेंट्रेशन बताया हुआ है कि कहां पर कौन सा आयन ज्यादा है, कहां पर कम है। ध्यान से एक बार जरा इस डायग्राम को देखो। PS2 से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके जा रहे हैं कहां, ल्यूमन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन कम है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का, कोई भी ग्रेडियंट डेवलप होने का मतलब क्या होता है कि इनसाइड और आउटसाइड क्या हो, कम और ज्यादा वाला कहानी हो, कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, तभी तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है ना। तो बस वही आपको यहां पर समझना है कि ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। देखो एक बार जरा ध्यान से देखा सभी ने डायग्राम देखा सभी ने ध्यान से, देखो समझते हैं थ्योरी। सी ए पार्ट में क्या बताया आपको, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। डायग्राम को अभी हम फिर से समझेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग है ये कहाँ हुई है, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर हुई है। तो जो प्रोटॉन्स हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस होंगे, है ना, अभी पढ़ के आए हो ना, प्रोटॉन बनेंगे और क्या बनेगा, H+ बनेगा। तो ये कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये थाइलाकॉइड के ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द ल्यूमन, विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड्स, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसे देखते चलो, फिर अपन डायग्राम को फिर से समझेंगे। As electrons move through the photosystems, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के थ्रू मूव करेंगे, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि this happens because the primary acceptor of electron which is located towards the outer side, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि बाहर की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट एन H+ कैरियर, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू भेजता है, किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू नहीं, अंदर एक्सेप्टर है बस इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसको लेके आने वाला कोई नहीं है, लेके आने के लिए H+ कैरियर है, H हाइड्रोजन कैरियर के थ्रू ही भेजते हैं ये। तो हाइड्रोजन कैरियर चाहिए तो हाइड्रोजन जो है वो उसके थ्रू क्या करेगा, जाएगा और मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेगा। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, और क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को बाहर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन को अंदर पहुंचा देगा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट इसने करा दिया। When this molecule passes on its electron, अब जब ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन पास करा रहा है ना बाहर, ठीक है, स्ट्रोमा से बाहर, to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side and the lumen side of the membrane, प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, मेम्ब्रेन के इनर साइड या ल्यूमन साइड पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक बार जरा इस ए स्टेप को समझो ध्यान से, उसके बाद हम देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे डायग्राम में। चलो भाई देखें डायग्राम देखें या स्टेप्स पूरी कंप्लीट करें, एक बार तो देख चुके हो डायग्राम, ठीक है, ए और बी स्टेप की बात हो चुकी है, ठीक। आगे की बात कर लेते हैं, NADP रिडक्टेज एंजाइम की बात कर लेते हैं, फिर इकट्ठा ही देखेंगे अब लास्ट में डायग्राम, ठीक है, एक बार तो देख ही चुके हो। NADP रिडक्टेज एंजाइम ये कहां पर है भाई, ये मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा साइड पर है, ठीक। ये क्या करेगा, along with electrons that come from acceptor of electrons, अब वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना उसके साथ साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके साथ साथ प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ PS1 में, ठीक है, PS1 में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, सिर्फ उन्हीं से क्या ये NADP+ का NADPH और H+ में रिड्यूस हो जाएगा, क्या नहीं, इस रिडक्शन के लिए प्रोटॉन्स भी जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स भी कहां से, स्ट्रोमा से रिमूव हो जाएंगे। दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा, इन्हें भी स्ट्रोमा से रिमूव करके आप वहीं भेज दोगे, ठीक है, ताकि वहां उनकी प्रोसेस चल जाए।
वहां उनकी प्रोसेस चल जाए, जानने का होता है भाई कुछ, ठीक। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, अब बात करें हम अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर की, तो जो प्रोटॉन्स है स्ट्रोमा के अंदर ये डिक्रीज हो जाएंगे इन नंबर, while in the lumen there is accumulation of protons, प्रोटॉन्स ल्यूमन में इकट्ठे हो जाएंगे, स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे। यही तो हम करना चाह रहे थे मैम, ग्रेडियंट इसी को तो कहते हैं, एक जगह कम एक जगह ज्यादा। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen, ठीक है। इसी की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, स्ट्रोमा में और ल्यूमन में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये बताओ। पिछले 10 मिनट से हम लोग इतने क्यों एक्साइटेड है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, क्यों इतने एक्साइटेड है हम? क्योंकि ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ग्रेडियंट ना बनेगा तो क्या नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट इन व्हाट, this gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही ATP सिंथेसिस होगा, और कहानी हमने शुरू ही ATP सिंथेसिस को पढ़ने के लिए की थी। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने शुरू ही इसलिए किया था कि हम समझ सके ATP कैसे सिंथेसाइज हुआ है, राइट, क्लोरोप्लास्ट में। तो बस वही तो समझ रहे थे मैम कि इसी ATP सिंथेसिस के लिए ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इतनी देर से पीछे पड़े थे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाए बन जाए बन जाए, बन गया, फाइनली बन गया, फाइनली बन गया। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन, अब बस क्या करना है, बना लिया, तोड़ दो, बना लिया ना, आप तोड़ दो। तो ये जो ग्रेडियंट बना है इसको तोड़ेंगे, ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा through the transmembrane channel of CF0 of the ATP synthase, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, अब यहाँ पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है ये फिर से टूट जाएगा क्योंकि वो वापस से इक्वलाइज करेंगे अपने आप को। और होगा क्या, ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है ना, इसमें होंगे दो पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। एक को आप कहते हो CF0, ठीक है, दिस इज एम्बेडेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है, और क्या करता है, फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल का मतलब होता है कि ये मेम्ब्रेन है, इसमें ये धंसा हुआ है, तो इसके बीच में ये क्या बना ले, एक ऐसा चैनल बना ले कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस में चीजों को पास करा दूंगा, ठीक है। इसे क्या कहोगे आप, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ठीक है। दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटॉन्स का डिफ्यूजन करवाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमें पता था यार कि ग्रेडियंट डेवलप ही इसलिए हो रहा है कि डिफ्यूजन हो सके, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो सके, हमें पता था कि ये हो ही इसलिए रहा है। तो बस एक बार जब हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जो ATP है उसका सिंथेसिस होगा, ठीक है, ATP का सिंथेसिस होगा इसे ब्रेक करने पर। और जो अब इसका दूसरा पोर्शन है, दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, CF0, दूसरा पोर्शन कहलाएगा CF1, ठीक है, एंड प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस की तरफ बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा को फेस कर रहा है ना उसके बाहर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हुआ है ना, दिस प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1। इससे इतनी, ये जो ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हुआ है, इससे इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी कि क्या हो जाए, ठीक है, जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हुआ है इससे इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी कि CF1 में ये कुछ चेंजेस को करेगा, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP, जिससे ये जो ATP सिंथेज एंजाइम था ये कई सारे ATP मॉलिक्यूल को बनाएगा, ठीक है। ये जो ATP सिंथेज एंजाइम था ये कई सारे ATP मॉलिक्यूल्स को बना देगा। एंड आपका जो केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस था मैम, अब इसमें क्या बच गया, सी दिस chemiosmosis requires a membrane,
ठीक है, इन केमिकल्स के बीच की, ठीक है, जो ऑस्मोसिस हो रही है यहाँ पर, इसको क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, राइट। इसको चाहिए क्या क्या, देखो इसे चाहिए एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, ठीक है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। ये 4 चीजें चाहिए इसे, ठीक है, ये 4 चीजें चाहिए इसे, इस केमियोस्मोसिस को। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन्स को पंप करवाने के लिए एनर्जी को यूज करते हैं ताकि ग्रेडियंट डेवलप हो सके और प्रोटॉन्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो सके, ठीक है, कहां पर, थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। एटीपी सिंथेस क्या करेगा, इसमें वो चैनल है जो कि क्या करवाएगा, डिफ्यूजन करवाएगा प्रोटॉन्स का बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फिर से मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये दिस रिलीज एनफ एनर्जी, और इससे कई सारी एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, एटीपी फॉर्मेशन को कैटेलाइज करेगा। समझ आ रहा है इन सबका क्या रोल है, प्रोटॉन पंप का, मेम्ब्रेन का, प्रोटॉन ग्रेडियंट का, एटीपी सिंथेस का, सबका रोल यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इतने में। 4 चीजें चाहिए थे इस केमियोस्मोसिस को, और इन चारों चीजों ने क्या किसके साथ मिलके काम किया वो लिखा हुआ है इसी पूरे सेंटेंस में। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, बस ये आपका पूरा लास्ट फिनोमिना था जो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आज पढ़ना था। इसके बारे में बस लास्ट चीज और देखो, दैट अलोंग विद द NADPH प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के साथ NADPH के साथ बना क्या, द ATP विल बी यूज्ड इमीडिएटली। जो ATP बना है ना, ये फटाफट से इस्तेमाल कर लिया जाएगा in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, which is responsible for fixing carbon dioxide and synthesis of sugars. फोटोसिंथेसिस में सिर्फ एक ही काम थोड़ी होना था कि वाटर को स्प्लिट करो और ऑक्सीजन रिलीज कर दो, शुगर भी तो बनाने थे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो फिक्स करना था, तो ये काम होगा फटाफट से इसी एटीपी को यूज करके। इस एटीपी को फटाफट से यूज करके ये काम करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और शुगर्स को सिंथेसाइज करेंगे। समझ आई क्या बात, समझ आई क्या बात। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही खेलते रहोगे, हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही पढ़ते रहोगे, आगे का कुछ नहीं देखोगे। मैम कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स करना ही है, शुगर्स को तो बनाना ही है। जो अगर हम नेट प्रोडक्ट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो वो क्या है, फूड और ऑक्सीजन। तो फूड भी तो बनाना पड़ेगा ना, शुगर बनेगा यहाँ से, ऑक्सीजन तो बन ही गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वर्क करेगा। फाइनली ये एटीपी जाके इस तरीके से आगे की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। समझ आया क्या फिनोमिना आपको कि कैसे घूम फिर के कहानी कहां से कहां आई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। PS1 कैसे काम कर रहा है, PS2 कैसे काम कर रहा है, PS2 एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या कहना है, नॉन साइक्लिक। एक अकेला PS1 काम कर रहा है तो साइक्लिक, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, ठीक। इतनी चीजें बढ़िया तरीके से समझ लेना। कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सेशन को लाइक शेयर और अपने सारे दोस्तों के साथ बढ़िया तरीके से शेयर जरूर कर देना, लिंक कर देना, कमेंट करके बता देना, ठीक है। इतना तो कर ही दोगे, ज्यादा बता दिया क्या मैंने, ठीक है। चलो एक चीज और कर लेना, कम लग रहा है ना, एक चीज और कर लेना। अगर कोई भी लेक्चर अभी तक मिस कर दिया है तो अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके लिए विद NCERT सॉल्यूशन, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी तक पूरा कंप्लीटेड है, प्लांट फिजियोलॉजी बस अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल ही रहा है, रिमेनिंग 2 चैप्टर इसके बाद हो जाएंगे, डन होगा आपका 11th का सिलेबस। ओके चलो, अब क्या करना है मैम, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।